नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कि जो कीटनाशक हैं, विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, इन पेस्टिसाइड्स का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य सा विषय है और हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है, लेकिन जानकर भी अनजान है। क्योंकि अब हम पहले तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो यह पेस्टिसाइड्स का यूज क्यों किया जाता है। तो अ, इसका जो इतिहास है ज़्यादा पुराना नहीं है। हरित क्रांति के बाद जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, हम पेस्टिसाइड्स का यूज किस लिए करते हैं? हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं उन हानिकारक जीवों को मारने के लिए जो फसल हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर हम इस प्रकार के पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं कि हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की आवश्यकता रहती है। तो हम उस समय इन के जो खतरे होते हैं उन खतरों से अनजान होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए इस प्रकार के पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। अब अनजान क्यों होते हैं, तो उसके पीछे कई कारण हैं कि जिसके जो प्रभाव है वो स्पष्टतः नज़र नहीं आता है। जैसे कि हमने अगर किसी प्रकार से किसी फल का सेवन किया, तो हम फल को सेवन करते समय हमेशा यही सोचते हैं कि इस फल को खाएंगे तो हमारे यहाँ अंदर अच्छी कैलोरी की मात्रा रहेगी या हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं उसमें धीमा एक जहर के रूप में आप प्राप्त कर रहे होते हैं, और यही जो धीमा जो जहर है वो धीरे धीरे आपकी मौत का कारण भी बन सकता है, या कैंसर जैसी बीमारियों का कारक भी बन सकता है। बढ़ते आगे कि जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या बढ़ती गई और उसकी आवश्यकताएं बढ़ती रही, उत्पादन के विकास के लिए नई तकनीकों का विकास हुआ, रासायनिक उर्वरकों का निर्माण हुआ, कीटनाशकों का निर्माण हुआ, और कृषि में कई प्रकार के ऐसे रोग आने लगे जिसके कारण फसलों का नष्ट होना एक सामान्य सी बात थी। तो किसान बड़ा परेशान था कि किस प्रकार से इस समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए, और प्रतिफल के रूप में हमारे विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक हमारे सामने आए, और कीटनाशकों का जो प्रयोग करके हमने अपनी फसल को बचाया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश की। इनका प्रयोग विकसित देशों के साथ साथ ही विकासशील देश जो हो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि विकसित देशों ने एक हद तक इसका प्रयोग करके अब कम कर दिया है, क्योंकि वो संभावित खतरों के बारे में जान चुके हैं। और विकासशील जो देश हैं उनको नीड है इन पेस्टिसाइड्स का यूज करने के कारण। यही कारण है कि भारत और आसपास के जितने भी जो विकासशील देश जो हैं वहाँ पर हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ, और हरित क्रांति के साथ साथ जो हमारे सामने एक खाद्य की जो समस्या थी, जो स्वतंत्रता से पूर्व से जो समस्या चली आ रही थी, उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया, उर्वरकों का, रासायनिक खादों का प्रयोग किया और पेस्टिसाइड्स का यूज किया। तो कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए हमने उर्वरकों और रसायनों के प्रयोग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। और इस समय हम पर्यावरण पर क्या खतरे रहेंगे या मनुष्य या अन्य जीवों पर क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते थे। लेकिन उस समय ऐसी समस्याएं नहीं जनित हो रही थी, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की समस्या जनी आ रही है। जिस प्रकार से हम कोरोना को देख रहे हैं कि कोरोना क्या है, तो इस प्रकार का वायरस या इस प्रकार की जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की जो मानव की जो कोशिश थी, उसका ही एक बुरे परिणाम के रूप में देखने को मिल सकता है। अभी वर्तमान के समय, जैसे कि अगर प्राचीन समय की बात करें, तो कहा जाता है कि प्राचीन समय में कैंसर जैसी बीमारी के बारे में लोग अनजान थे। कैंसर क्या होता है उसके बारे में जानते ही नहीं थे। लेकिन आजकल हर घर में या फिर कह दीजिए गांव में या शहर में आपको कैंसर से पीड़ित मरीज देखने को मिल ही जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में कुछ ऐसी गलत चीज़ें आ रही हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसी ये जो प्रतिफल है ये हमारे पेस्टिसाइड्स का है। तो कृषि के अंतर्गत हो रहे विभिन्न प्रकार के रसायनों को, उर्वरकों, कीटनाशियों, खरपतवारनाशी यानी विभिन्न प्रकार की जो घासें होती हैं जो अनावश्यक रूप से उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसको हम नष्ट करने के लिए आजकल खरपतवार का प्रयोग करते हैं। कि पहले से तो हम खरपतवार का प्रयोग न करके हाथ से ही उसको कुदाली की सहायता से काट देते हैं, लेकिन अब खरपतवार से आसानी से स्प्रे किया, सारे खरपतवार जो अनावश्यक पौधे हैं उसे खरपतवार कहा जाता है, और वो पौधों की ग्रोथ को रोक देते हैं, क्योंकि उसका जो पोषण होता है वो खरपतवार द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसे में पौधा डेवलप नहीं हो पाता है। तो हम एक सिंपल स्प्रे किया और सारी घास जो अनावश्यक रूप से हैं उसको हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम जीवनाशी रसायन, जिसे कीटनाशी या रोगनाशक भी कहा जाता है, उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब प्रदूषण कैसे होता है, देखिएगा, हमने स्प्रे किया, जब किसी पौधे पर स्प्रे कर रहे हैं, तो वो पौधे पर जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो हमें उस पौधे की पत्तियों पर ही स्प्रे करना चाहिए था, लेकिन हम पत्तियों पर नहीं कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए हमने एक घनी फसल पर कर दिया, तो उसकी स्प्रे की जो मात्रा है तो कुछ मात्रा तो वायुमंडल में चली गई,
कुछ मात्रा पौधे के ऊपर गिरी और कुछ मात्रा जो है वो भूमि के ऊपर चली गई। फिर मान लीजिए बारिश हो गई या फिर ओस के माध्यम से वो जो रसायन थे वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर मिल गए, मिट्टी के ऊपर बहता हुआ पानी आपके जलाशय में गया, जलाशय से होता हुआ आपके शरीर के अंदर गया। फिर पौधों के अंदर जो फल बनेगा वो फल भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से आप, और जब सांस लोगे तो वो कीटनाशक जो है आपकी जो वायु में घुले हुए हैं वो भी आपके शरीर के अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो कीटनाशक है आपके शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के आपके कीटनाशक हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं और सामान्य तौर पर करते हैं। लेकिन देखा जाता है जैसे कि जो ये जो कीटनाशक है जिसमें आपका डीडीटी है, गैमेक्सिन है, एलिडिन है, कोलाडेन है, लगभग 9, 10, 11, 12 वर्षों तक इसका प्रभाव देखने को जा सकता है। और जो खरपतवार होते हैं, जो अनावश्यक हम घासों को या विभिन्न प्रकार के अनावश्यक खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो रसायन यूज करते हैं, उनका अंश तो लगभग 6 से 36 महीनों तक रहता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रभाव होता है इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इंस्टेंटली वो सारी खरपतवार 1-2 दिनों में नष्ट हो जानी चाहिए। तो मिट्टी से ये रासायनिक जो रसायन है वो वर्षा के जल के साथ बहकर तालाबों, झीलों, नदियों, कुएं में पहुंच जाता है। फिर वनस्पतियों के माध्यम से जीवों को हर प्रकार से वो किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, और ये जो प्रभाव है वो हमारी प्रकृति और साथ साथ भी मानव का भी देखने को मिल सकता है। तो पेस्टिसाइड जो होते हैं वो आज जो आधुनिक जो कृषि का जो स्वरूप प्रचलित है उसमें एक आवश्यक अंग बन गया है। यानी इसके बिना आप खेती नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक विचार मनुष्य के दिमाग में ला दिया गया है। तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि इंस्टेंटली हमारी हर चीज़ें बढ़िया, पौधा अच्छा ग्रोथ हो, उसमें से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिफिकेशन हो, यानी जो फल है फूल है वो बहुत ज़्यादा लगे, फूल ज़्यादा लगेंगे तो नो डाउट फल होंगे। तो इस प्रकार से ये जितने भी जो पेस्टिसाइड होते हैं उसके घातक प्रभाव की और जो ध्यान आकर्षित करने का जो सबसे पहला जो प्रयास है वो 1962 में आपका महिला जीव शास्त्री जिसको राकेल कार्सन कहा जाता है, तो उन्होंने एक साइलेंट स्प्रिंग नाम का एक लेख लिखा और उसके माध्यम से पेस्टिसाइड्स के घातक प्रभावों की और जनता का ध्यान आकर्षित किया। और तब व्यक्ति हैं सचेत हुए कि हाँ वास्तव में इस प्रकार की समस्याएं हमें काफ़ी प्रभावित कर सकती हैं। उसके बाद विश्व में जागृति उत्पन्न हुई और इसके प्रभावों को कम करने के लिए अनुसंधान हुए, अकार्बनिक पेस्टिसाइड बनाने गए, आर्सेनिक, इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें कुछ न कुछ चेंजेस लाने की कोशिश किए गए। यानी कार्बनिक पेस्टिसाइड जो होता है वो वातावरण को विषाक्त करता है। कार्बनिक फास्फेट योगी में पैराथियन, मेलाथियन, क्लोथियन, फॉस्फेट, क्लोराइडन, ये विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थ हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इनका प्रभाव न केवल जीवों बल्कि संपूर्ण पर्यावरण पर भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम डीडीटी का प्रयोग करते हैं, डीडीटी का प्रयोग हम हर जगह करते हैं। विश्व में कृषि कीटों को मारना है या मलेरिया को के जो मच्छरों को मारने के लिए हम डीडीटी का छिड़काव करते आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से पता चलने लगा कि इसके तो काफ़ी हानिकारक प्रभाव होते हैं, तो अमेरिका में तो इस जैसे जो रसायन है उन पर पूर्ण रूप से रोक लगे। लेकिन आज भी आपके यहाँ पर आप देखेंगे कि मच्छरों को भगाने के लिए हम डीडीटी का छिड़काव अपने घरों के अंतर्गत करवाते हैं और बड़े मौज से करवाते हैं कि हाँ मच्छर नहीं आएंगे। लेकिन मच्छर तो नहीं आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके शरीर पर भी इसके कुछ न कुछ जो हानिकारक है वो प्रभाव देखने को मिलेंगे। कीटनाशकों का प्रयोग हम बंद कर दें ऐसा नहीं है, इसका प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन जो विषैले प्रभाव जो है उसका नियंत्रण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये जो रसायन जो कीटनाशक के अंतर्गत होता है वो जल के अंदर घुलेंगे, वायु के अंदर घुलेंगे, हमारी मिट्टी के अंदर जाएंगे, वनस्पति के माध्यम से हमारे मानव के शरीर के अंतर्गत जाएंगे या अन्य शरीर के अंतर्गत अन्य जो जीव है उनके शरीर के अंतर्गत प्रविष्ट होंगे और उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब लगातार हम इस प्रकार के कीटनाशकों से युक्त पौधों को या फलों का या विभिन्न प्रकार के उत्पादों का सेवन करेंगे तो हमारे अंदर जेनेटिक जो चेंजेस है वो भी देखने को मिलेंगे। कई इस प्रकार के जो कीट होते हैं तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने का अर्थ होता है कि वो कीटनाशक है वो उस जीव को मारने के लिए बनाया गया, लेकिन बार बार आप एक ही कीटनाशक का प्रयोग किसी जीव पर करते हो तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसके अंदर म्यूटेशन में किसी प्रकार का चेंजेस लाता है और वो जीव उससे मरता नहीं। जैसे कि ऑल आउट का अगर देख लीजिए कि ऑल आउट का इस प्रकार से उसने म्यूटेशन स्थापित कर लिया है कि आजकल ऑल आउट जब हम लगाते हैं तो उससे मच्छर मरता ही नहीं, आराम से खेलते रहता है। तो इस प्रकार के यानी उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, अनुकूलन स्टार्ट कर लिया कि अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है तो नए कीटनाशक बनाए जाए। तो अनेक जो कीट होते हैं अनुकूलन कर लेते हैं, फिर बाद में उन पर पेस्टिसाइड बेअसर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनके प्रयोग से जीव जंतु समाप्ति हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो
लाभकारी होते हैं वो भी बेचारे मर जाते हैं। अब चलो जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑल आउट जो है हमारे घरों के अंतर्गत हर जगह चलता रहता है। हम रात भर हम चला के रखते हैं और कि भाई मच्छर नहीं आएंगे। ऑल आउट का यूज करने का एक तरीका है कि आप कमरों को बंद कर दीजिए, आधे घंटे ये उसको चला दीजिए और आधे घंटे चलाने के बाद थोड़ी दूर कमरों को बंद रखें, फिर खिड़कियां खोल दें ताकि वो जितने भी मच्छर या फिर तो मर जाएं या फिर भाग जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी तो रात काफ़ी लंबी होती है, तो पूरी रात हमारे पास मच्छर नहीं आना चाहिए, तो हम उसको लगातार जलाए रखते हैं। तो वो जो धुआं निकलता है वो जो पेस्टिसाइड्स की जो गंध निकलती है वो हमारे वातावरण में फैल रही है, हमारे श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर वो नुकसान जरूर पहुंचाती है। कीटनाशकों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए जिसकी उसकी उत्तमता सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि उनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव होता है तो प्रतिरोधक भी विकसित करना आवश्यक है, अन्यथा कृषि का जो वर्तमान विकास है वो अपना जो इकोसिस्टम है उसको पूरा का पूरा खराब कर देगा, उसको नष्ट करने की कोशिश में लगा रहा। कीटनाशक किसानों के लिए कीट रोगों के खिलाफ लड़ाई में अति आवश्यक है। विश्व में लगभग 45% जो फसल कीट है वो रोगों द्वारा नष्ट हो जाती है, यानी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसका यूज करना बहुत जरूरी है। और विश्व में भोजन की मांग की पूरा करने के लिए हमें खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, फसलों को विकास करना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा, परिवहन के दौरान रक्षा के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हम सेल्फोस की बात करते हैं, सेल्फोस की जो टैबलेट होती है, ये जो फॉस टैबलेट जो आपने धान के अंतर्गत आपने गोलियां डालते हुए या पाउच डालते हुए देखा होगा, तो ये जो पाउच होते हैं वो हमने अपने कीटों को यानी इल्ली या विभिन्न प्रकार के अन्य जीवों से बचाने के लिए हमने इसका प्रयोग तो कर दिया, लेकिन बेचारे कई ऐसे जानवर होते हैं उसके गंध से वो मर भी जाते हैं और उनकी गंध का जो समावेश है उस गेहूं के अंतर्गत, उस चावल के अंतर्गत या दूसरी दालों के अंदर भी तो गया है, तो वो जब दालें हम खाते हैं तो हमें हमारे शरीर में वो पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कीटनाशकों का जो अंधाधुंध या अविवेक पूर्ण जो हम उपयोग कर रहे हैं तो उनसे हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित हो रही है। हमारे पर्यावरण में इस प्रकार के कीटनाशक फैलते जा रहे हैं जो हमारे इकोसिस्टम को प्रदूषित करने में अपना योगदान निभा रहे हैं। कीटनाशकों के जो अवशेष है वो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, आसानी से हमारे शरीर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। जैविक विघटनशीलता भी कम होती है, यानी आसानी से इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है, इसको डिकम्पोज भी नहीं किया जा सकता है। तो इसके जो अवशेष होता है हमारे इकोसिस्टम या हमारा जो फूड साइकिल है उसके माध्यम से ये पूरे शरीर में वसा उत्तकों में संचित हो जाते हैं और लंबे समय तक हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे गायों के दूध के अंतर्गत, विभिन्न जानवरों के मांस के अंदर, हर प्रकार से ये जो पेस्टिसाइड्स है उनके अंश जो है वो रासायनिक जो तत्व है जो नुकसानदायक है वो पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1948 में मलेरिया का नियंत्रण करने के लिए डीडीटी का आयात किया गया, फिर उसको टिड्डी नियंत्रण के लिए बीएचसी का, जैसे कि अब टिड्डी वाले का उदाहरण ले लेते हैं। अभी राजस्थान के अंतर्गत टिड्डी का जो कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव रहा है, तो टिड्डियों को मारने के लिए अब बहुत ज़्यादा संख्या में होती है तो हम स्प्रे करते हैं और कीटनाशकों स्प्रे के माध्यम से उसको मारते हैं। लेकिन जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो स्प्रे की जो मात्रा है वो हमारे वायुमंडल के अंदर भी घुलती है। टिड्डियाँ तो मर गई, लेकिन हमने उस पर स्प्रे किया तो कुछ मर गई, कुछ अधमरी हो गई। उनको खाने, टिड्डियों को, विषाक्त कीड़ियों को खाने के बाद हमारे गोडाउन पक्षी बीमार हो रहे हैं, तथा साथ ही साथ उन टिड्डियों पर जब हमने स्प्रे किया तो उसकी कुछ मात्रा हमारे धरातल पर भी गिरी और कुछ हमारे वायुमंडल में भी समाविष्ट हो गई। तो वो जो कीटनाशक जो हम हवा के अंतर्गत छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण है वो पूरा प्रदूषित हो रहा है। तो प्रतिवर्ष हम कीटनाशकों में दुनिया भर की जो अगर खपत को देखें तो लगभग 2 लाख टन है। इसमें कुल खपत का लगभग 24% जो अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, 45% यूरोप करता है और बाकी 25% जो है कीटनाशक उसमें विश्व के अन्य देश है। देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका 24% और लगभग 75% तक का अगर हिस्सा मान ले तो ये दोनों दोस्त कर लेते हैं। तो भारत में अगर देखिएगा लगभग जो कीटनाशक की जो खपत का, यानी ये तो पूरा विश्व का कुल जो कीटनाशक भारत में आते हैं उसका 67% जो है वो कृषि में यूज होता है, कृषि या बागवानी में यूज किया जाता है। 40% उसमें आपका ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक है, 30% ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कार्बोमेट है, सिंथेटिक पाइमेट, ये अलग अलग प्रकार के आपके जो कीटनाशक हैं वो भारत के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। भारत में कीटनाशकों का सर्वाधिक 29% जो है धान की फसल यानी चावल की फसल के अंतर्गत किया जाता है, 27% कपास की फसल के अंतर्गत, 9% आपके सब्जियों के अंतर्गत, 9% दालों का। अब देखिएगा कि भारत के अंतर्गत देखिएगा धान यानी चावल, तो चावल हमारे पूरे विषाक्त हैं, ठीक है, 29% उस पर पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। कपास का तो चलो हमारे ऊपर सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन
उसका जब कपास पर स्प्रे करते हैं तो वायुमंडल पर तो नुकसान हो रही है, धरातल के ऊपर जब उसकी कीटनाशक जो छिड़के जा रहे हैं तो प्रभाव रह रहा है। लेकिन ये जो 9% सब्जियों वाला है, दालों वाला 9% है और 29% धान का, तो ये जो परसेंटेज है यानी 50%, ये तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और वायुमंडल को भी नुकसान करेगा, हमारे जीवों को भी प्रभावित करेगा। अब कीटनाशक जो हैं कई प्रकार के होते हैं, तो कुछ फसल की शत्रु भी होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के कीटनाशक हैं। तो कीटनाशकों का प्रयोजक है कीड़े मकोड़ों को मारना है, उसके दुष्प्रभाव को कम करना है, बचाने के लिए पेड़ पौधों को बचाने के लिए इसका हम इस विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। तो कीटनाशकों को शाकनाशी यानी हर्बिसाइड्स के रूप में दिया जाता है, कुछ कवक को मारने के लिए यूज किया जाता है जिसे फंगिसाइड कहा जाता है, चूहों को या विभिन्न प्रकार के पतंग जो काटते हैं तो उसको रोडेंटिसाइड्स के नाम से जाना जाता है, शैवाल को मान के यानी एल्गी जो होती है उसको एल्गीसाइड्स कहा जाता है, जो कीट पतंगे होते हैं, जो उड़ने वाले जो जीव होते हैं मच्छर वगैरह, उसको मिटीसाइड्स कहते हैं, जो कीट होते हैं जिसको हम इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है, जैसे कि हमारा इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज करते हैं कॉकरोच को मारने के लिए यूज कर ले है, हीट का स्प्रे किया सारे के सारे कॉकरोच खत्म। लेकिन हम रसोई के अंतर्गत हीट का स्प्रे कर रहे हैं तो हीट की स्मेल से आपके कीट तो मर गए, वो भाग गए या मर गए, लेकिन उसका जो स्प्रे का जो था वो कंटेंट कहाँ गया, वो नष्ट तो नहीं हुआ, वो आपके रसोई के अंतर्गत है, आपके किचन के अंदर जगह जगह पर आपके खाद्य पदार्थों के ऊपर वो पहुंच रहा है। अब पर्यावरण का प्रदूषण किस प्रकार से होता है, तो कीटनाशकों का जो इस्तेमाल की मात्रा विषाक्तता पर निर्भर करता है। जैसे कि ऑर्गेनोक्लोरीन जो कीटनाशी हैं बहुत सारे स्थिर यौगिक होते हैं, उसके विघटन में कुछ महीनों से लगाकर कई वर्ष लग जाते हैं। कहा जाता है कि डीडीटी का जो प्रभाव है वो 4 से 30 साल तक हो सकता है। आज आपने छिटका है तो 30 साल तक वो कीटनाशक वो प्रभाव दिखाएगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अन्य जो कीटनाशक हैं जो वर्षों तक वायुमंडल के अंतर्गत बने रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो समस्या है ये समस्याएं बनी रहती है और कीटनाशकों के इस प्रकार से जो प्रयोग हम करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि पशु के शरीर में हम कीटनाशकों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो दूषित दाना, अब दाना कहाँ से आया, हमने खेत से आया, खेत पर हमने पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया, चारे की फसल में हमने पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। एक बार पशु के शरीर में कीटनाशक के अवशेष पहुँच गए तो ये जानवर को प्रभावित करता है, उसके साथ साथ उसका दूध और मांस और अन्य उत्पाद होते हैं वो सारे के सारे आपके मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। दूध में कीटनाशकों की जो अवशेष की जो उपस्थिति है मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि दूध और डेयरी उत्पादों को व्यापक रूप से छोटे छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, वयस्कों द्वारा उपयोग किया जाता है, तो उसके जो घातक प्रभाव है वो लंबे समय के बाद हमें देखने को मिल सकता है। दूध भारत में नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न भागों में भी कीटनाशकों के अवशेष से संदूषित पाया जाता है, यानी भारत का दूध ही विषाक्त नहीं, विश्व के हर कोने में इस प्रकार की विषाक्तता देखने को मिलते हैं। कीटनाशकों का पशुपालन में प्रयोग किया जाए, खेत खलिहान में, जहाँ तक कि दूध प्रसंस्करण जो है, दूध से हम मक्खन बनाएंगे या फिर उससे घी बनाएंगे, तो हर प्रकार से ये प्रदूषक है वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंतर्गत पहुँच जाते हैं और विभिन्न रोगों के कारण बनते हैं। मानव शरीर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के जैसे कि कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, लेकिन पर्यावरण पक्ष को हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि कीटनाशक जो है मानव शरीर में मुख द्वारा, श्वास के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से प्रवेश करते हैं और लंबे समय तक मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे पूरा का पूरा जो स्नायु तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं, हमारे एंटीबॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, प्रजनन, गुर्दे, हृदय, श्वसन प्रणाली, हर प्रकार के कह सकते हैं कि वो जगह पर नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ पर कैंसर, पार्किंसंस, अल्जाइमर, मधुमेह, हृदय, क्रॉनिक किडनी रोग, ये सभी जो रोग होते हैं उन कीटनाशकों के कारण ही माना जाता था। एक शोध बताता है कि क्लोरोप्रोफोस जो फॉस्फेट कैंसर है, ये अग्नाशय के कैंसर के लिए, डीडीटी मेलानोमा के लिए, कार्बोनिल और एल्डिकॉर्ब जो है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, कैंसर के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं। तो कीटनाशकों का प्रयोग हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। यही कारण है कि डीडीटी का या ऑर्गेनोक्लोरीन को जोड़कर देखा जा सकता है कि कई बच्चों के वन्य जीवन में जन्मजात विकार देखे जाते हैं। इसके अलावा पुरुष व महिला की प्रजनन प्रणाली पर भी कीटनाशकों का प्रभाव पड़ता है। गर्भपात का ऊंचा दर, असामान्य लिंग होना, प्रजनन क्षमता की कमी कीटनाशकों के प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार के कई रसायन जो हैं वो हमारे यहाँ पर नुकसान माने जा सकते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं। तो कृषि क्षेत्रों में हम अब कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, तो
नियंत्रण करने के तो तरीके तो किस प्रकार से, जैसे कि हम जैविक खेती को बढ़ाया जा सकता है, कृषि कार्यों में कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, और जो प्राचीन रूप से जो परंपरागत जो कृषि की जाती है उसके माध्यम से हम इस कीटनाशकों का नियंत्रण कर सकते हैं। मांस व पोल्ट्री फार्म में से वसा को अलग करके प्रयोग किया जाए, कीटनाशकों का दुरुपयोग न किया जाए, वहाँ मछली ना या जहाँ पर कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर मछली ना पकड़े, फसलों में बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के हर्बल या पंचगव्य जो गायों से या अन्य जीवों से जो कीटनाशक तैयार किए जाते हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जन समुदाय को इस कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के बारे में अगर शिक्षित करके हम इस प्रकार से खेती में जैविक खेती के ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर के माध्यम से इस प्रकार के पेस्टिसाइड्स का उपयोग धीरे धीरे, एकदम से बैन नहीं लगा जा सकता है कि कीटनाशक आज से कल से बंद रहेंगे। तो इसका अर्थ ये होगा कि आप धीरे धीरे इसको हैबिचुअल करेंगे। आपको इंस्टेंटली हर मौसम में आपको भिंडी चाहिए, हर मौसम में आपको केला चाहिए, हर मौसम में आपको पालक चाहिए। तो ये जो आपकी जो नीड है, जैसे कि डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हमें हमारी डिमांड को कंट्रोल में रखना है। और जब हम हमारी डिमांड को कंट्रोल रखेंगे और असामयिक वस्तुओं की मांग नहीं करेंगे तो नो डाउट इस प्रकार की जो पेस्टिसाइड्स के उपयोग को हम नियंत्रित कर सकते हैं या इसके उपयोग को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके कीटनाशकों का चैप्टर रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।